गैंग्स ऑफ पूर्वांचल, पब्लिक, पैसा और पावर के खेल में आज देखिए एक पुरबिया डॉन की कहानी। टीवी पर सबसे बड़ी सीरीज में 34 साल के अपराधी की वो कहानी जो डराती है। एक छोटे से गांव में रहने वाले पुरबिया डॉन की धमक न सिर्फ पूर्वांचल में थी बल्कि बिहार में भी वो दहशत का पर्याय बन गया था। उत्तर प्रदेश में गुनाह करता था और बिहार में लेता था शरण। 34 साल की उम्र में 34 संगीन अपराध करने वाले इस अपराधी का साम्राज्य अब धराशायी हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में उसने करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा किया था। पूर्वांचल की धरती, ज्ञान, विज्ञान, योग और साधना की धरती, जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। कबीर ने इसी धरती पर जन्म लिया। जिस जमीन को चूमने कभी इंदिरा गांधी आती रही, कभी अशोक सिंघल, जिस माटी में देवरवा बाबा जैसे युग पुरुष जन्म लिए, जहां की मिट्टी की मिठास को हिंदुस्तान याद करता है। जहां जब क्षेत्रीय क्षत्रपों का वर्चस्व हुआ तो शांति का संदेश देने वाली ये धरती बेगुनाहों के खून से लाल होने लगी। आखिर यहां पुरबिया डॉन का वर्चस्व कैसे हो गया? 34 साल की उम्र में 34 संगीन अपराध, कानून की गर्दन में हाथ डाल लेने वाला रंगबाज। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर उसे देख ले। अपने नाम की दहशत के लिए खुलेआम करता था गुंडागर्दी। पूर्वांचल में जब किसी रंगबाज का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम श्री प्रकाश शुक्ला का आता है, जिसकी एक फोन कॉल से बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ जाते थे। कहते हैं कि वो जिसे मारना चाहता था उसे बताकर मारता था, जान बचाकर चाहे कोई कितनी ही दूर भागे लेकिन बच नहीं पाता। पब्लिक के बीच खौफ और पैसे के साथ पावर के लिए एक और रंगबाज पैदा हो गया, जिसका नाम है तार बाबू, पुरबिया डॉन तार बाबू। वह साथी अपराधियों का नेटवर्क चलाता है। बॉर्डर पर पशु तस्करी, छिनैती, चोरी, डकैती सब वो करता है, कराता है। पुलिस में भी उसका खौफ है, क्योंकि अपने सर्किल के लगभग सभी थानों में वो अपने चहेते थानेदारों की नियुक्ति कराता रहा है पिछली सरकार में। पुलिस इसे सालों से तलाश कर रही थी, लेकिन उसे पहचानने के लिए इस तस्वीर के सिवाय पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। वो इतना शातिर है कि उस तक पहुंचना किसी सिपाही के बस की बात नहीं थी। उसके नाम से ही पुलिस वाले खौफ खाते थे। 34 साल का एक ऐसा अपराधी जो ना तो मोबाइल रखता था, ना ही अपनी तस्वीरें खिंचवाता था। खौफ ही उसका बिजनेस था। किसी की जान लेना तो उसके लिए आम बात थी। 80 के दशक में जब पूर्वांचल में गैंगस्टर्स का उदय हुआ, उस वक्त रेलवे के ठेके और कोयले के काले कारोबार के वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, बिहार के सीवान जिले के शहाबुद्दीन जैसे अपराधी इस खेल के बड़े खिलाड़ी थे। बंदूक की नोक पर वसूली और कत्ल के खेल में ये इतने बड़े हो गए थे कि राजनीति में भी दखल देने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब कानून का शिकंजा टाइट होने लगा तो पूर्वांचल में अपराध की प्रवृत्ति भी बदलने लगी। 2005 के बाद से अवैध शराब के कारोबार, जमीन पर कब्जे, सुपारी लेकर हत्या करने का चलन बढ़ गया। अपराध और फिरौती के नए खेल में नए खिलाड़ियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। तार बाबू भी अपराधियों की नई फौज का एक चेहरा है।
इस जनपद के कुख्यात शराब माफिया और पशु तस्कर और यहाँ पूर्वांचल में अपराध का पर्याय बना तार बाबू। बिहार और यूपी की सीमा पर तार बाबू ने अवैध कारोबार का ऐसा जाल बिछाया कि ना तो बिहार पुलिस इसका कुछ कर पाती थी और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस। 34 साल का यह अपराधी बंदूक की नोक पर जहरीली शराब का धंधा करता था। सरकारें आई और चली गई, लेकिन तार बाबू का तिलिस्म नहीं टूटा। वो बेखौफ किसी को भी मार देता था, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता था। अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करता तो उसके मन में खौफ का लावा भर देता था। लेकिन 2017 में जब सरकार बदली तो अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अट्ठाईस अगस्त 2020, 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पुलिस का दावा है कि संपत्ति को तार बाबू ने उगाही के पैसे से तैयार किया था। अपनी दबंगई के बल पर इन इमारतों को खड़ा किया था। 5 सितंबर 2020, 5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। और धीरे धीरे इसी तरह देवरिया के प्रशासन ने तार बाबू के अवैध साम्राज्य को जब्त कर लिया। करोड़ों की संपत्तियों पर कार्रवाई कर उसकी कमर तोड़ दी। लोग कहते थे कि तार बाबू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन योगी सरकार में पुलिस ने तार बाबू के तार टाइट कर दिए हैं। देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तम बिहारी गांव का रहने वाला एक लड़का गैंगस्टर कैसे बन गया? आज पुलिस ने उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया है, लेकिन करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा किया? आखिर इस माफिया का नाम तार बाबू कैसे पड़ा? तार बाबू के बारे में जानकारी लेनी थी, कोई बता पाएंगे आप लोग? आप लोग कुछ नहीं जानती हैं? नहीं, हम लोग गाँव नहीं आए हैं, हमें माता जी की तबीयत खराब। ठीक है। ये तार बाबू का खौफ है। भले ही उसकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं, लेकिन उसकी दहशत आज भी है। जेल के अंदर होने के बावजूद उसके नाम का डर कायम है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद जब हम गैंगस्टर तार बाबू के गांव पहुंचे, लोगों से उसके बारे में पूछा तो कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। दबी जुबान में दूसरे गांव के लोगों का कहना था कि इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका नाम ले ले। मैंने गांव वालों से बार बार पूछने की यह कोशिश की, गैंगस्टर तार बाबू के बारे में कुछ बताओ, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबको यह डर सता रहा था कि जेल से छूटने के बाद वो कहीं बदला न ले। उसके गुनाहों की कहानी बताने में किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि तार बाबू ने गांव वालों के मन में इतना खौफ कैसे भर दिया? क्या इंतकाम की आग में जलकर जराइम की दुनिया में आया? क्या रंजिश में बदमाश बन गया, या गुनाहों की शिक्षा उसे घर में ही मिली थी? थानों में दर्ज अपराधों की फेहरिस्त बताती है कि तार बाबू का पूरा परिवार अपराधी था। चाचा उमा यादव अपने जमाने में कुख्यात था, तो पिता रमाशंकर यादव के खिलाफ भी थानों में मुकदमा दर्ज था। ये परिवार दशकों से अपराध करता आ रहा है और उसी माहौल में तार बाबू पला बढ़ा था। ऐसे ही तार बाबू की चाचा की हत्या हुई थी। गांव के पास ही गला काट कर उसे मार दिया गया। वो किसी को भी गाली दे देता था, जमीन हड़प लेता था, जब चाहे किसी की जान लेता था। और इसी वजह से उमा यादव की दुश्मनों की संख्या बढ़ गई थी और एक दिन धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी गई। अपराध इसको अपने पिता से विरासत में मिली। इसका पिता भी इस क्षेत्र का कुख्यात शराब तस्कर और पशु तस्कर रहा है।
और इसके चाचा भी पशु तस्कर रहे हैं, कुख्यात पशु तस्कर रहे हैं, जिनकी पूर्व में हत्या हो चुकी थी। चाचा उमा की हत्या के बाद आसपास के लोगों ने समझा कि इस परिवार का खौफ कम हो जाएगा, लेकिन तार बाबू ने लोगों की सोच बदल दी और कहते हैं कि चाचा से भी खतरनाक अपराधी बनकर निकला। तार बाबू का असली नाम आज भी कोई नहीं जानता। पुलिस भी उसे तार बाबू के नाम से ही जानती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपराध की दुनिया में उसका असली नाम कोई नहीं जानता? कहते हैं कि जब तार बाबू के चाचा उमा यादव का खौफ था, उस वक्त ये बिजली के तारों की चोरी करता था। देवरिया कुशीनगर में बिजली के पोल पर लगे तार को ये उतार लेता था और बिहार में जाकर बेचता था। कभी कभी बिजली विभाग में रखे तारों को उठा ले जाता था और इसी वजह से इसका नाम तार बाबू पड़ गया। पिता और चाचा की सरपरस्ती में इसने अपराध का कखरा सीखा, लेकिन 2001 में पहली बार ये पुलिस की नजर में आया। यह 2001 में इसका पहला क्राइम रिपोर्ट हुआ और उसके बाद लगातार जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। साल 2001 में आईपीसी की धारा 147, 323 और 506 के तहत बनकटा थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद से ही पुलिस की निगाह इस पर पड़ी। लेकिन ये इतने शातिर तरीके से अपराध को अंजाम देता था कि पुलिस चकमा खा जाती थी। चोरी की तार बेचने के अलावा ये तस्करी भी करता था। यूपी से अवैध शराब बिहार भेजता था और बिहार से यूपी में स्मगलिंग करता था। जब पुलिस इसके पीछे पड़ती थी तो उन्हीं रास्तों से तार बाबू बिहार भाग जाता था। वह शातिर अपराधियों का नेटवर्क चलाता है। बॉर्डर पर पशु तस्करी, छिनैती, चोरी, डकैती सब वो करता है, कराता है। पुलिस में भी उसका खौफ है, क्योंकि अपने सर्किल के लगभग सभी थानों में वो अपने चहेते थानेदारों की नियुक्ति कराता रहा है पिछली सरकार में। बिहार के सिवान जिले को एक तरह से यह अपने छिपने का ठिकाना बना चुका था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा पे। तार बाबू इन्हीं रास्तों से गौ तस्करी और शराब तस्करी करता था। हालांकि इस रोड पे ट्रैफिक कम होने से तार बाबू इस रोड का काफ़ी फायदा उठाता था। जब भी वो देवरिया जिले में वारदात करता था तो इन्हीं रास्तों से वो बिहार राज्य के कई जिलों में भाग जाता था। यहाँ तक कि पुलिस में भी उसके खास मुखबिर हुआ करते थे। तार बाबू यादव देवरिया जिले का ऐसा पहला अपराधी है जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। शुरुआत के कुछ सालों तक मारपीट और तस्करी में शामिल रहा, लेकिन साल 2007 में इसके खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। बनकटा थाने में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट गई है। बिहार बॉर्डर के नजदीक यह देवरिया जिले का बनकटा थाना क्षेत्र है, जहां पे कुख्यात बदमाश तार बाबू पे पहला मुकदमा सन 2007 में दर्ज हुआ, वो भी धारा 302 के अंतर्गत। हालांकि पुलिस की डायरी में कुल मिला के तार बाबू पे 34 मुकदमे दर्ज है, लेकिन कई ऐसे अपराध है जो पुलिस की डायरी में नहीं है। 2007 में पहली बार हत्या का आरोप लगा था। उस वक्त करीब 20 साल का था यह तार बाबू। हत्या के मामले में नाम आने के बाद वो पूरे इलाके में कुख्यात हो गया। लोगों के मन में डर बैठ गया, लेकिन वो और बेखौफ हो गया। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक बार एक पुलिस वाले को दबोचकर घसीटता हुआ कई किलोमीटर तक ले गया था। – 2008 में पहली बार गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 2008 में ही 110 जी सीआरपीसी के तहत केस हुआ। 2011 में आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 2011 में ही तार बाबू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा बनकटा थाने में दर्ज किया गया। साल दर साल इसके अपराध बढ़ते जा रहे थे।
2011 में पहली बार इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। भाटपा रानी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इसकी तलाश करने लगी थी, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आया। साल 2012 पहली बार पुलिस पर हमला। तार बाबू का हौसला इतना बढ़ गया था कि वो पुलिस वालों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा था। साल 2012 में सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में तार बाबू फर्जी आरटीओ अधिकारी बनकर ट्रक वालों से वसूली कर रहा था। सड़क किनारे खड़े ट्रकों को देखकर पुलिस को शक हुआ। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, तार बाबू ने हमला कर दिया। वाहन चेकिंग के दौरान तार बाबू ने दरोगा को अपने गाड़ी में खींच के बैठा लिया और कुछ दूरी पे ले जाकर उसे छोड़ दिया। लोग बताते हैं कि दारोगा की गर्दन को खिड़की से दबा लिया था। वो तड़प रहे थे, लेकिन क्रूर तार बाबू पर इसका कोई असर नहीं था। घटना पूर्व ये घटना हुई थी। वो सलेमपुर में फर्जी आरटीओ बन के गाड़ी से वसूली कर रहा था। उसमें भी एक दरोगा जी मौके पर गए थे, तो वो जबरदस्ती गाड़ी पकड़ खींचना शुरू कर दिया था। तो उस बार भी वो जेल गया, लेकिन वो बच गया। इस मामले के बाद तार बाबू की हिम्मत बढ़ गई और वो बेखौफ हो गया, क्योंकि पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा 2015 में देखने को मिला। तार बाबू ने साल 2015 में भाटपा रानी के तत्कालीन दारोगा गजेंद्र राय पर हाथ डाल दिया। 2015 की बात है। इसमें मैं थाना दर्ज भाटपा रानी जनपद देवरिया में तैनात था। उस तैनाती के दौरान जब मैं क्षेत्र में गश्त पे था, तो मुझे सूचना मिली थी कि तार बाबू जो बागीचे से अपने गांव के सिवान पड़ता है, वहाँ पे पिकअप गाड़ियों पे जानवरों की तस्करी करने के लिए उस पर लादने वाला है। इस सूचना पर हम फोर्स साथ पहुँचे वहाँ पे। पुलिस बल को देखते हुए उसने पुलिस बल को हमला कर दिया। चूँकि मेरे पास सिपाही कम थे, मात्र 2 सिपाही, हम 3 लोग केवल थे, और उसको वहाँ से उसने असलहे से फायर कर दिया। दारोगा गजेंद्र राय उस वक्त के सबसे तेज तर्रार दारोगा के रूप में जाने जाते थे। जिस थाने में तैनात होते थे, वहां अपराधियों की रूह कांप जाती थी, लेकिन तार बाबू पर इसका कोई असर नहीं था। वो पुलिस पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटा। तो मात्र 2 सिपाही, हम 3 लोग केवल थे, और उसको वहाँ से उसने असलहे से फायर कर दिया। फिर मैं तत्काल मैंने मोर्चा लिया, जिले मैंने अधिकारियों को सूचना दिया। वहाँ मोर्चाबंदी हुई और फोर्स इकट्ठा हुई, लेकिन उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी पुलिस ने भी फायरिंग की, और जब और फोर्स इकट्ठा हुई तो वो भागा। उस दौरान उसकी पत्नी प्रधान जो थी वो भी गिरफ्तार। उनके पास तमंचा बरामद हुआ, मतलब 1 लाख रुपये नगद बरामद हुए थे, और मौके पर जानवर और पिकअप गाड़ियाँ बरामद हुई थी। उसे मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई किया गया था। एनकाउंटर के दौरान तार बाबू बिहार भाग गया। शातिर बदमाश के दुस्साहस को देखते हुए तत्कालीन एसपी प्रभाकर चौधरी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तार बाबू पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस को खबर कर दी गई। जब दबाव बढ़ा तो तार बाबू बिहार से असम भाग गया, लेकिन जब परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने लगी तो दबाव में भी आ गया। तार बाबू ने 20 अगस्त 2016 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लेकिन उसने एसपी प्रभाकर चौधरी के तबादले के बाद सरेंडर किया। कहते हैं कि तार बाबू के मन में सिर्फ प्रभाकर चौधरी का खौफ था, और इसीलिए सरेंडर के लिए तबादले का इंतजार करता रहा। इस गैंगस्टर को कानपुर की जेल में रखा गया, लेकिन लॉकडाउन में जेल से छूटने के बाद इसने फिर अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पहले से थी, और अभी लॉकडाउन की अवधि में यह कानपुर जेल से छूटा था और लुक छिपकर बिहार और अन्य जगहों पर रहता था। इस बीच में हमारे क्षेत्र में इस अभियुक्त द्वारा 2 घटनाएं की गईं, जिसमें अवैध शराब का यहाँ से भेजी गई बिहार में, जिसमें इसका नाम आया। इस पे मुकदमा कायम हुआ और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास हुए। कहते हैं कि यहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई।
उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन में शराब तस्करी की कोशिश उसके माफिया राज पर भारी पड़ जाएगी। योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद यूपी पुलिस ने पहले तो इनकी कुंडली बनाई और फिर अवैध साम्राज्य की लिस्ट तैयार की। तार बाबू को लगा था कि यह पिछली सरकार की पुलिस है। उसे शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार ने कील ठोक दी है। जेल से छूटने के बाद भी उसकी रंगबाजी नहीं गई थी। पुलिस का कहना है कि वो कोरोना काल में भी तस्करी करता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तार बाबू राजनीतिक संरक्षण में जो खेल खेल रहा था उसे खत्म करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके सहारे वो भाटपा रानी और बिहार के सीवान जिले का टॉपमोस्ट तस्कर बन गया। पुलिस के डर से सभी ने साथ छोड़ दिया। पिछले 12 सालों में उसने अपनी दहशत से करोड़ों की संपत्ति बना ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी दहशत इतनी थी कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं होता। उसके दुश्मनों में कुछ लोग खुलकर सामने आते हैं। ये जो अपने हमारे बहनोई के भाई थे 1980 में उनकी हत्या हो गई। क्यों? अरे कुछ विवाद चल रहा था वहाँ भाटपार में। ये लोग पैसे लेके तीनों भाई उसमें मुलजिम हैं। कौन हत्या किया था? यही लोग थे तीनों भाई। कौन कौन? अरे तार बाबू के पिताजी, उनके 3 भाई ने हैं। तीनों का परिवार है, वो सबों का जो है एक ही धंधा है। उसी धंधे की वजह से तार बाबू का पूरा साम्राज्य अब खत्म होने के कगार पर है। लॉकडाउन में शराब तस्करी में जब नाम आया तो ये फरार हो गया। इसके बाद पुलिस टीम पीछे पड़ गई। गिरफ्तारी न हो पाने की स्थिति में इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। साथ ही इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई और इसके सभी संभावित स्थानों पर यहाँ और बिहार जहाँ जहाँ था दबिश दी गई। इस बीच में यह चकमा देकर एक दिन दबाव पड़ने के कारण यहाँ कोर्ट में सरेंडर हो गया। वर्तमान में जिला जेल देवरिया में ये निरुद्ध है। 26 अगस्त 2020 को तार बाबू ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इसकी संपत्तियों की लिस्ट बनाई और एक एक कर भाटपा रानी, सलेमपुर, देवरिया समेत जहां जहां संपत्तियां हैं उन्हें कुर्क कर दिया। जमीन से लेकर मकान तक सब पर ताला जड़ दिया। इनका लंबा इतिहास रहा है अपराध में और बिहार बॉर्डर में सटे होने के नाते उसका फ़ायदा भी इनको वो बीच बीच में लेते रहे हैं। तो इसलिए एक व्यापक कार्रवाई करते हुए लगभग 8 करोड़ की संपत्ति एसपी देवरिया प्रशासन ने जब्त किया है। तार बाबू के चचेरे भाई हृदयानंद यादव की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। आरोप है कि वो तार बाबू के साथ मिलकर घटनाओं देता था। फिलहाल पुलिस पूरे प्रदेश के साथ बिहार और बाकी राज्यों में इनकी संपत्ति की जांच कर रही है। इसकी अन्य प्रॉपर्टियों की भी हम लोग छानबीन करा रहे हैं। यहाँ से लखनऊ से, गोरखपुर से, आवास विकास परिषद से, नगर निगम से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से और इसके अलावा बिहार के जनपदों से, सिवान और गोपालगंज से विशेष रूप से उनके डीएम्स और एसपीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ भी अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसकी भी जानकारी करके हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। तार बाबू की पत्नी ग्राम प्रधान है। कहते हैं कि अपनी दबंगई के दम पर तार बाबू ने पत्नी को ग्राम प्रधान बनवाया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से अब उसका मनोबल टूट गया है।
पुलिस की इस कार्रवाई से देवरिया जिले के माफियाओं को डर सताने लगा है, वहीं पुलिस का मनोबल भी ऊंचा है। पूर्वांचल के कई अपराधियों पर योगी सरकार नकेल कस रही है। लोगों का कहना है कि योगी सरकार अगर इसी तरह कार्रवाई करती रही तो एक दिन पूर्वांचल से अपराधियों का सफाया हो जाएगा। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। पूर्वांचल में ऐसे कई तार बाबू हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले रही है, जिनके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे अपराधियों की संख्या इतनी है कि उन पर लगाम लगाने में वक्त लगेगा। गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में आज इतना ही, लेकिन टीवी की सबसे बड़ी सीरीज में अगले रविवार हम फिर एक माफिया की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।